एंड वेलकम बैक टू अनदर रिवीजन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 के और भी कई नाम है, जैसे कि द सिपॉय म्यूटिनी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने नाम दिया, द ग्रेट रेबिलियन इंडियन हिस्टोरियंस ने नाम दिया, एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम दिया गया था बाय वीडी सावरकर जी। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जो सिपॉय म्यूटिनी है ब्रिटिशर्स ने इसको सिपॉय म्यूटिनी बताया। ब्रिटिशर्स ने माना ही नहीं कि एक रिवोल्ट था। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स इट वाज ए सिपॉय म्यूटिनी। सो व्हाट इज मेंट बाय सिपॉय म्यूटिनी? सिपॉय का मतलब होता है एक ऐसा इंडियन आर्मी वाला जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम करता होगा, एंड दूसरा म्यूटिनी का मतलब होता है जो कि फॉलो नहीं करेगा ऑर्डर्स का। सो ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये एक ऐसी अपराइजिंग थी जिसमें से कुछ इंडियन सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उन्होंने कुछ ऑर्डर्स का फॉलो नहीं किया था। सिंपल। एंड उसके बाद कॉजेज की अगर हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, बहुत सारे कॉज थे। पॉलिटिकल कॉज थे, इकोनॉमिक कॉज थे, सोशल कॉज थे, वो हम समझेंगे। पॉलिटिकल कॉज में क्या आता है? पहला ही जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बहुत ही गंदा इस्तेमाल किया ब्रिटिशर्स ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? हम बताते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, ये हमारे इंडिया में चलता आ रहा था बहुत काफी टाइम से, राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो राजा का बेटा है, अगर राजा का बेटा नहीं है तो राजा हम बनेंगे। सो दैट मीन्स जो भी प्रिंसली स्टेट थी वहां पे एक राजा हुआ करता था। अगर अब राजा का कोई मेल हायर नहीं है तो ब्रिटिशर्स उस स्टेट को एनेक्स करते थे। एंड बाय यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिशर्स ने सतारा, नागपुर एंड झांसी को एनेक्स कर दिया, ठीक है। ये था पॉलिटिकल कॉज। उसके बाद हम चलते हैं सोशल कॉज पे, ठीक है। तो सोशल कॉजेज में अगर हम देखेंगे, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन यहाँ पे स्प्रेड हो रही थी, उनसे इंडियंस को बहुत परेशानी थी। क्या परेशानी थी सर? इंडियंस का मानना था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन यहाँ पे स्प्रेड हो रही है, ये अपने साथ साथ क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड करेंगे, एंड कहीं ना कहीं हिंदू धर्म जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। दूसरे जो रिलीजियस कॉजेज थे वो थे सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो कि जो सोशल इविल्स थे, या जो विडो रिमैरेज एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने लाया, एंड जो सोशल इविल्स यहाँ पे उन्होंने खत्म किए। तो ये तो ठीक था, आपके और मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। लेकिन जो इंडियन कॉमन पीपल है, उनको लगता था कि ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है, ये हिंदुइज्म के अगेंस्ट है। सो उनमें भी आउटरीच आ गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉजेज की, देखो इकोनॉमिक कॉजेज में क्या था? जो टैक्सेस, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बहुत ज्यादा टैक्सेस लेती थी, ठीक है। एंड उसके बाद जो इकोनॉमिक काज मेन था वो था इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से इंडिया में इकोनॉमिक लॉस हुआ, ठीक है ना। इकोनॉमी सीधे शिफ्ट हो गई फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, ठीक है। कैसे शिफ्ट हो गई? देखो, इंग्लैंड में आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब वहां पे फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी लग गई, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी लग गई कपड़े बनाने के लिए ना। टेक्सटाइल क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ इंडिया में। क्यों नुकसान हुआ? यहां से ये लोग रॉ मटेरियल लेके जाते थे इंग्लैंड। यहाँ पे तो मशीनरी थी ऐसी नहीं कुछ, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनते थे उनके कॉस्ट ज्यादा होते थे, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे। टेक्सटाइल की बात कर रहा हूं मैं। ऑन द अदर हैंड, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में आया, वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी। ये यहाँ से टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाते थे। जो हम मान के चलो, मैं एक अगर स्वेटर की बात करूंगा, यहाँ पे स्वेटर आती थी 100 रुपीज में। ब्रिटिशर्स वही स्वेटर ब्रिटेन से लाती थी, जो मशीन मेड होती थी, वो 20 रुपए में बेचती थी। अब आप मुझे बताइए, होगा इकोनॉमिक कॉज एक बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर, बन गया। उसके बाद मिलिट्री कॉज पे अगर हम आएंगे, देखो जो मिलिट्री में काम करने वाले बंदे थे, मैंने आपको बताया जो सिपाहीज थे, सिपाही मतलब जो कि इंडियन ऑरिजिन के थे एंड ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। अगर मान के चलो दो बंदे हैं, मान के चलो दो बंदे हैं, ये एक बंदा है इंडियन, ये एक बंदा है ब्रिटिश का, ठीक है ना। इसका भी सेम पोस्ट है, इसका भी सेम पोस्ट है। इंडियन को पे कम दिया जाता था, एंड ब्रिटिशर्स में जो सेम रैंक के ऑफिसर्स थे या सेम रैंक के जो आर्मी पर्सनल्स थे, उनको पे अच्छा खासा दिया जाता था, ठीक है। सो ये एक मिलिट्री कॉज था। एंड उसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री कॉज जो था, वो था कि जब कहीं पे जंग होता था या कहीं दूर पे लड़ने जाना होता था, तो जो ब्रिटिशर्स है वो इन्हीं सिपाहीज को भेजते थे, मतलब वो इंडियन पीपल को ही भेजते थे। अब इससे क्या होता था? अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, अकॉर्डिंग टू अर्ली हिंदुइज्म, ओरिजिनल हिंदुइज्म की अगर हम की तरफ अगर हम जाएंगे, वहां पे माना जाता है कि अगर कोई इंसान, अगर कोई बंदा समंदर क्रॉस करता है, ओवरसीज जाता है, अगर ओवरसीज जाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट होता है, ठीक है ना। तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अब जो मिलिट्री कॉज में ये भी एक है कि जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो सिपाहीज थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन्हीं को जंग के लिए भेजते थे दूसरी जगहों पे, ओवरसीज के लिए इन्हीं को, इन लोगों को ही भेजा जाता था। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे इमीडिएट कॉज की, ठीक है। अभी तक जो हम कॉज पढ़ रहे थे वो थे जस्ट बर्निंग,
वो आग दे रहे थे, ठीक है ना। अब बर्स्ट कब हुआ, वो ये था जो इमीडिएट कॉज है। इमीडिएट कॉज में क्या है, जो देखो ब्रिटिश ब्रिटिश आर्मी थी, उसमें अराउंड 80% ब्रिटिश सिपाहीज थे, इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है ना, ब्रिटिश आर्मी में, एंड 20% उनकी अपनी आर्मी थी। अब जो यहाँ पे कार्ट्रिजेस यूज होती थी, जो आर्मी में आर्मी पर्सनल्स को कार्ट्रिजेस यूज होती थी, वो ग्रीसड कार्ट्रिजेस बनाई गई। अभी तक कार्ट्रिजेस का यूज नहीं होता था, ठीक है ना, अभी तक कार्ट्रिजेस का यूज नहीं होता था। कार्ट्रिज का यूज जब होने लगा तो ये कार्ट्रिज बनाई गई थी, इसको इस कार्ट्रिज को ग्रीस किया जाता था। लेकिन ये जो ग्रीस की जाती थी, ये बनता किससे था, ये बनता था एक तो जो फैट है, फैट किसका फैट, एक तो गाय का फैट, दूसरा पिग जिसको हम सुअर बोलते हैं, सुअर का फैट। इन दो फैट्स की वजह से ये कार्ट्रिजेस बनती थी। अब जब ये कार्ट्रिज बनती थी, ये आर्मी पर्सनल्स को यूज करनी पड़ती थी। ये आर्मी पर्सनल्स यूज कैसे करते थे, ये इनको गन में डालनी पड़ती थी, उसका नाम था एनफील्ड गन। तो उस गन में डालनी पड़ती थी, लेकिन पहले ही काटनी पड़ती थी। अब काटनी तो दांत से पड़ती थी। अब जब ये दांत से काटेंगे, आप मुझे बताएंगे, अगर आप हिंदू है, आप क्या जो गाय की चर्बी का कार्ट्रिज बना होगा वो काटेंगे दांत से? नहीं, क्योंकि अगेंस्ट योर रिलीजन है। अगर हम मुस्लिम्स की बात करेंगे, अगर आप मुस्लिम हैं, तो क्या आप इस कार्ट्रिज को काटेंगे जो कि पिग के फैट से बनी है, जो कि एक सुअर के फैट से बनी है? नहीं सर, आप नहीं काटेंगे, हम नहीं काटेंगे। सो सेम हैपेंड देयर, ठीक है। ये एक इमीडिएट कॉज था जिससे कि रिवोल्ट आउटब्रेक हो गया। फिर क्या हो गया, जब ये इस तरह की कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस हो गई, तो मंगल पांडे जो है उन्होंने सीधे मना कर दिया कि हम इन कार्ट्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। उसने सीधा रिफ्यूज किया, एंड उसने एक अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार दी, एंड उसको हलाक कर दिया, मर्डर कर दिया इसका। उसके बाद मंगल पांडे को डेथ हो जाती है, उसको हैंग किया जाता है, फांसी की सजा सुनाई जाती है उसको 8 अप्रैल को। एंड 9 मई को क्या होता है, 85 सोल्जर्स इन मीरठ रिफ्यूज्ड टू यूज द न्यू राइफल एंड वेयर सेंटेंस्ड टू 10 ईयर इंप्रिजमेंट। बस ये था इमीडिएट कॉज। ये जब हुआ, उसके बाद अराउंड इन इंडिया हर जगह से अपराइजिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 की। अब इंपॉर्टेंट लीडर्स की हम बात करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करेंगे। बहुत सारे सेंटर्स पे बहुत लीडर्स थे जिन्होंने रोल प्ले किया, जिन्होंने लीड किया रिवोल्ट को। लखनऊ की अगर हम बात करेंगे, जिसकी कैपिटल अवध थी, वहाँ पे किसने रिवोल्ट को लीड किया? बेगम हजरत महल ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फ्रेम होता है क्वेश्चन, ये आप याद रखेंगे। अगर हम कानपुर की बात करेंगे, वहां पे किसने लीड किया? नाना साहिब ने रिवोल्ट को लीड किया। झांसी की अगर हम बात करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया। एंड उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जाती है ग्वालियर, और वहां पे वो तांत्या टोपे के साथ मिलके ग्वालियर में लीड करती है रिवोल्ट ऑफ 1857 को। एंड बिहार में कुंवर सिंह, आपको पता ही होगा, कुंवर सिंह ने लीड किया है रिवोल्ट ऑफ 1857 को। कहां पे? बिहार में। उसके बाद जस्ट अ सेकंड, उसके बाद हम जाएंगे जो सब रिवोल्ट है, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये सप्रेस हुआ था, ठीक है ना। बाय सप्रेस किस तरह हुआ था, इसके बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि ये रिवोल्ट फेल हुआ था। लेकिन रिवोल्ट तो फेल हुआ था, लेकिन कंक्लूजन का निकला वो हम बाद में देखेंगे। जो रिवोल्ट है वो फेल हुआ, इसको रिवोल्ट को सप्रेस भी किया गया। अब फेलियर के क्या रीजंस थे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अगर आप सुनने के लिए देखेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल इसलिए हुआ क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं था। अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करेंगे, रिवोल्ट स्टार्ट हुआ नॉर्थ इंडिया में। एंड अगर हम बात करेंगे साउथ इंडिया में, वहां पे रिवोल्ट नहीं चल रहा था। एंड उसी तरह एक जगह पे रिवोल्ट चल रहा था, दूसरी जगह पे नहीं चल रहा था। जो लीडर्स थे वो उस मतलब जिस तरह के लीडर्स होने चाहिए थे वैसे लीडर्स नहीं थे। इसी तरह के कुछ जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 सप्रेस हुआ, फेल हुआ, ठीक है। अब सप्रेशन किया किसने, ये यहाँ पे मैंने डिटेल लिखा है। अगर आप ये देखना चाहेंगे, दिल्ली में जो इंडियन लीडर्स थे, ये आपको याद रखना है। एंड याद रखना है, जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ है वो हुआ है मेरठ से, अकॉर्डिंग टू बुक्स। लेकिन असल में मेरठ से नहीं हुआ है। जब हम कभी फुल लेंथ लेक्चर बनाएंगे पे, तो मैं आपको समझाऊंगा उधर पे कि कैसे मेरठ को ही बताया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे, जो दिल्ली में, अब मैंने आपको बताया बहादुर शाह सेकंड, सॉरी ये मैंने ऊपर नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है इंडियन लीडर्स कौन थे, बहादुर शाह जफर, सॉरी बहादुर शाह सेकंड। एंड जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्हें सप्रेस किया, उनके भी नाम दे के रखे। आप प्लीज इसको एक रीडिंग कम से कम दीजिएगा। उसके बाद अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे, रिजल्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद हुआ क्या? अब जब रिवोल्ट हुआ पहले, उसके बाद सप्रेस हुआ, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि कंपनी रूल का एंड हो गया। यहाँ पे सीधे क्राउन रूल आ गया इंडिया में।
क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। एंड बताया गया कि रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताया गया कि अब कोई भी ऐसी प्रैक्टिस होगी हिंदुइज्म में या किसी भी और धर्म में, उसके साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी ब्रिटिशर्स की। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया, वो था कि जो यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करता था उस पोस्ट को चेंज किया गया एंड उस पोस्ट का नाम रखा गया द वाइसरॉय। सो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएंगे कि जो लास्ट गवर्नर जनरल था एंड वही वही तो हमारा फर्स्ट वाइस रॉय बन गया, अब उसका नाम क्या था वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी यहाँ पे अबॉलिश कर दिया जाता है। अब आप मुझे बताएंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने अबॉलिश किया, क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो उसके बाद हम आते हैं बुक्स, यहाँ पे कुछ बुक्स जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाई वी.डी. सावरकर, जिसको मैंने बताया। उसके बाद रेबिलियन किसने नाम दिया है, सॉरी किसकी बुक है, ए सिम्पोसियम बाय पुराण चंद जोशी। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 बाय जॉर्ज ब्रूस मेल्सन। ग्रेट म्यूटिनी बाय क्रिस्टोफर हिबर्ट। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रेबल्स ऑफ 1857 बाय इकबाल हुसैन। एक्सकवेशन ऑफ ट्रुथ, अनसंग हीरोज ऑफ 1857। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय खान मोहम्मद सादिक खान। ये आप याद रखेंगे। कंक्लूजन की अगर हम बात करेंगे, रिवोल्ट तो फेल हो गया, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकल के आ गया, वो था कि इंडिया में नेशनलिज्म जाग गया। नेशनलिज्म मतलब हुब्बे वतनी, वतन की जो मतलब कदर होती है, वतन का ख्याल होता है, वो इंडियन पीपल में जाग गया कि नेशनलिज्म के ख्याल आ गए। तभी हम इसको बोलते हैं कि इट सोड द सीड्स ऑफ Indian nationalism. So that was all for Revolt of 1857. I will see you in the next. Thanks for watching this video. Goodbye.